नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी हुकूमत ने हफ्ते के रोज आम लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल पर बिलतरतीब 8 रुपए और 6 रुपए की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी। इसके बाद पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 50 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़े ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद मामले को सिविल जज से वाराणसी के जिले जज को मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने ज़ैली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की समाअत 8 हफ्ते में पूरी करने का हुक्म दिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि वो वाराणसी दीवानी जज यानी सीनियर डिवीजन पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि केस को मजीद तजुर्बेकार हाथ में दे रहे हैं। वाज़ेह है कि ज्ञानवापी मामले की समाअत वाराणसी जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर कर रहे थे। उन्हीं के हुक्म पर ही स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह, दूसरे कमिश्नर अजय मिश्रा और अजय प्रताप सिंह की टीम ने 14, 15 और 16 मई को ज्ञानवापी में सर्वे वीडियोग्राफी की थी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। काबिल जिक्र के सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अपने हुक्म में ज़ैली अदालत के 16 मई के उस हुक्म को मनसूख कर दिया, जिसमें मस्जिद के एक बड़े इलाके को सील करने और सिर्फ 20 नमाजियों को नमाज पढ़ने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को इस हुक्म पर रोक लगाते हुए कहा था कि सिर्फ उस जगह को महफूज किया जाए जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा था कि नमाजियों के मस्जिद में जाने या नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी भी तादाद में नमाजी मस्जिद में जाएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वाराणसी जिला जज इस बात पर समाअत करेंगे कि हिंदू फरीकैन की अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इसे कबूल किया जाना चाहिए या नहीं। जम्मू कश्मीर टनल हादसे में अब तक 9 मजदूरों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मलबे में अभी भी एक मजदूर की सर्चिंग की जा रही है। जुमेरात की रात 11 बजे रामबन जिले के खूनी नाले के पास बन रही टनल के एक हिस्सा धंस गया था। मलबे में 12 मजदूर फंस गए थे। हालांकि उस दौरान 2 जख्मियों को निकाल लिया गया था। इनमें वेस्ट बंगाल से 5, असम से 1 ने, नेपाल से 2, बाकी मकामी मजदूर थे। इसके बाद जुमे की शाम को रेस्क्यू के दौरान एक मजदूर की लाश निकाली गई थी। 20 मई को ही शाम करीब 5:30 बजे रेस्क्यू के दौरान तेज आंधी के दौरान एक बार फिर से लैंडस्लाइड हुआ और अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का हिस्सा 24 घंटे में दूसरी बार धंस गया। हालांकि इस बार कोई मजदूर या मुलाजिम तो नहीं फंसा, लेकिन रेस्क्यू में लगी मशीनें दब गई। हफ्ते की सुबह करीब 5:30 बजे दोबारा रेस्क्यू का काम शुरू किया गया। शाम 5:30 बजे तक जुमला 9 मजदूरों की लाशें निकाली गई। गुजरात में मोडासा जिले के अलमपुर गांव के पास आज सुबह बड़ा हादसा पेश आया। यहां 2 ट्रक और एक कार के बीच एक्सीडेंट हो गया, जिससे तीनों गाड़ियों में आग लग गई। ये इस वाकये में तीनों गाड़ियों के अंदर 6 लोग फंसे रह गए थे और जिंदा जल गए। इन गाड़ियों में लगी आग को काफी देर तक बुझाया नहीं जा सका था। इसमें मरने वालों में एक ट्रक का क्लीनर, दूसरा ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर है। कार में सवार 3 लोगों की मौत हुई। वहीं कार ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर हुई और उनकी चपेट में एक कार भी आ गई। एक ट्रक में केमिकल भरा था, जिसके चलते तीनों गाड़ियों में शदीद आग लग गई।
उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर इलाके में हुए एक खौफनाक सड़क हादसे में एसयूवी पर सवार 6 अफराद हलाक हो गए जबकि 3 दीगर शदीद जख्मी हो गए। पुलिस सुपरिंटेंडेंट राजेश कुमार सक्सेना ने हफ्ते को बताया कि हादसा गुज़िश्ता देर रात गंवारिया तेराहे के करीब उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी 2 बोलेरो जीपें आगे पीछे की तरफ जा रही थी कि गंवारिया तेराहे के करीब सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से टकरा गई। इसके पीछे चल रही एक दीगर गाड़ी बोलेरो भी आगे जा रही गाड़ी से टकरा गई। इस हादसे में 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में बुजुर्ग का पीट कर कत्ल किए जाने का मामला सामने आया है। इल्जाम है कि जिले के सबसे बुजुर्ग सरपंच पिस्ताबाई चतुर के बेटे भनवर लाल जैन को मुसलमान होने के शुबे में मौत के घाट उतार दिया गया। खबरों की माने तो पीटने वाला कोई और नहीं बीजेपी लीडर है। बताया जा रहा है कि सरपंच की पूरी फैमिली 15 मई को भैरोजी की पूजा करने चित्तौड़गढ़ गई थी। 16 मई को पूजा के बाद भनवरलाल लापता हो गए। जुमेरात को उनकी लाश मनासा में पुलिस थाने से आधे किलोमीटर दूर रामपुरा रोड पर मिली थी। भनवरलाल को पीटने की वीडियो सामने आई है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बुजुर्ग को पीटने वाले बीजेपी लीडर का नाम दिनेश कुशवाहा है। वीडियो में वो भनवरलाल से आधार कार्ड दिखाने को कहकर बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहा है। दिनेश ने नाम पता पूछा तो जहनी तौर पर कमजोर भनवरलाल के मुंह से मोहम्मद निकला। ये सुनकर दिनेश टूट पड़ा। उसने आधार कार्ड मांगा और भनवरलाल को लगातार चाटे मारे। मोहम्मद नाम है नहीं मोहम्मद सही नाम सारा आधार कार्ड निकाल था नाम के सारा आधार कार्ड निकाल आधार कार्ड निकाल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल को शिवलिंग के बारे में काबिल एतराज तबसरा करने के मामले में गिरफ्तार किया। उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर एक मुतनाज़िया पोस्ट की थी। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ तुलबा यूनियन और असातिज़ा लगातार मुजाहरा करते हुए प्रोफेसर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इससे कबल देर रात दिल्ली यूनिवर्सिटी के तुलबा ने मोरिस नगर दिल्ली में साइबर सेल के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया था। प्रोफेसर रतनलाल पर सोशल मीडिया में शिवलिंग के बारे में काबिल एतराज तबसरा करने का इल्जाम है कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में पाए गए मुबैना शिवलिंग की तस्वीर के साथ एक मुतनाज़िया पोस्ट की थी। आज तुलबा का एहतजाज लगातार जारी रहा। समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली और साबिक वजीर मोहम्मद आजम खान ने 26 माह 24 दिन बाद जेल से रिहा होने के बाद जेल में उनसे मिलने वालों और ना मिलने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए ये तंज जरूर किया कि तबाहियों में अपनों का हाथ है। खुदा ऐसे लोगों को अकल व फिरासत अता करे। आजम खान ने अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए एसपी सदर अखिलेश यादव के साथ इख्तलाफात के सवाल पर कहा कि मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि तबाही में अपनों का हाथ है। खुदा ऐसे लोगों को अकल दे। उनकी रिहाई में पार्टी के ताउन के सवाल पर उन्होंने कहा कि किसका कितना ताउन है सब जानते हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मेरी तबाही में मेरा अपना हाथ है। हम पर मुकदमे दायर करने वाले कौन लोग हैं। एसपी के सरबराह की तरफ से जेल भेजे गए वफद से मुलाकात न करने की वजह उन्होंने सेहत की खराबी होना बताया। आजम खान ने कहा कि मुझे मिलने वालों और ना मिलने वालों का शुक्रिया, मैं किसी को गुनाहगार नहीं मानता हूँ। हमने अपने सियासी आकाओं के जूते इसलिए सीधे नहीं किए क्योंकि हमें सोने और चांदी के कंगन नहीं चाहिए थे। बिहार में मुख्तलिफ अजला में बारिश और सालाबारी से फसलों, फलों और सब्जियों की काश्त को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने नुकसान का तखमीना लगाने का हुक्म जारी कर दिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने फसलों और मकानात के नुकसान का जायजा लेने के बाद अहले खाना को इमदाद फराहम करने की भी हिदायत दी है। भागलपुर के अफसर ज़राअत के
झा ने बताया कि आम की फसल को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि इस बार पेड़ों में बोर भी कम आए और तूफान के बाद बड़ी तादाद में फल गिरने की इत्तलात है, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान का खदशा है। कश्मीर में दहशतगर्द हमले में मारे गए राहुल भट्ट के कत्ल के 10वें दिन अनंतनाग जिले के कश्मीरी पंडितों ने सिर मुंडवाकर मुजाहरा किया। उन्होंने राहुल भट्ट की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की, साथ ही मांग की कि उन्हें घाटी में सिक्योरिटी दी जाए या फिर उनकी पोस्टिंग जम्मू कर दी जाए। हमारी बहनें हैं और जितनी भी हमारे बाकी है वो विधवा नहीं होना चाहते। हम तो यहाँ पे नौकरी करने के लिए आए थे, लेकिन ये बलिदान कब तक चलता रहेगा। आज 32 साल बीत जाने के बाद भी कश्मीरी पंडितों का, बेगुनाह कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम हो रहा है, तो ये कब बंद हो जाएगा? ये जीनोसाइड का दौर कब खत्म हो जाएगा? इसका एक ही सोल्यूशन है, रिलोकेशन, या जब तक किसी पूरे कश्मीरी पंडित का परमानेंट सेटलमेंट ना हो जाए तब तक हम यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। राहुल भी हुए, आप जज्बाती हुए, कैसे आप राहुल को याद करते? देखिए, राहुल पर तो हमारे पूरे दिल के अंदर बसे हैं। वो तो हमारे साथ पूरे एम्प्लॉयमेंट पैकेज के साथ जुड़े थे। जिस प्रकार उनको शहीद किया गया यहाँ पे, आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे पास पूरे शब्द नहीं है किस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि पेश करें। आज वो हमारे पीठ पर नहीं खड़े, लेकिन पूरा जितने भी आप एम्प्लॉय देख रहे हैं, अब आज बरस बारिश में भी हम यहाँ पे पीट चुके हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तब भी टस से मस नहीं हो रही है और झूठे दावे खोखले वादे। मेरे कश्मीरी पट्टी के साथ 25 साल के साथ भी वही अन्याय हो रहा है जो 90 में हुआ था। आज 90 का दौर नहीं है मोदी जी, उस समय 90 का दौर नहीं है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आज आप तो जाग गए, आज तो आप खुद सेंटर में बैठे, आप तो बोलते हैं उस समय आप पावर में नहीं थे, आज तो अब आपको बिना ट्रू कॉलर ऐप की मदद से अनजान नंबर से आए कॉल की जानकारी मिल जाया करेगी। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राइक एक ऐसी ही मैकेनिज्म पर काम कर रही है जिसके जरिए किसी के फोन में आए कॉलर के नाम की जानकारी उसके सिम पर कराए गए केवाईसी वाले नाम से पता चलेगी। फिलहाल कोई आपको कॉल करता है तो स्क्रीन पर सिर्फ उसका नंबर नजर आता है, लेकिन ट्राई के इस फ्रेमवर्क के फाइनल होने के बाद आपको फोन पर यूजर का केवाईसी नाम भी नजर आएगा। इस मैकेनिज्म के बाद जब भी कोई आपको फोन कॉल करेगा तो स्क्रीन पर उसका नाम फ्लैश होगा। ये फीचर काफी हद तक ट्रू कॉलर की तरह ही काम करेगा। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने भी ट्राई से इस काम पर शुरू करने के लिए कहा है। ट्राई के चेयरमैन पीडी वाघेला ने बताया कि इस पर कंसल्टेशन अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि अभी हमें इस पर एक रेफरेंस मिला है और जल्द ही हम काम शुरू कर देंगे। ट्राई पहले से इस तरह के मैकेनिज्म पर गौर कर रही थी, लेकिन टेलीकॉम डिपार्टमेंट से रेफरेंस मिलने की वजह से इस पर काम जल्दी शुरू होगा। मुल्क भर में महंगाई का शिकार अवाम के अच्छे दिन का ख्वाब चुकनाचूर हो रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली में हर तरफ महंगाई का राज दिखाई दे रहा है। कोई अशिया ऐसी नहीं है जिसकी कीमतों में इजाफा ना हो रहा हो। अभी जहां चंद रोज कबल सीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था, अब एक मरतबा फिर ईएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू होंगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में 6 दिनों के अंदर दूसरी बार
इजाफा किया गया। इससे पहले 15 मई को दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए फी किलो का इजाफा किया गया था। अब दिल्ली में 1 किलो सीएनजी के लिए सार्फिन को 75 रुपए 61 पैसे अदा करने होंगे। दिल्ली से मुंतसिल गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया। उसके बाद उन शहरों में फी किलो सीएनजी की कीमत अब 78 रुपए 17 पैसे होगी। सड़क कॉलोनी को गैर कानूनी कब्जों का अड्डा बनाने वालों पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की निगाहें टेढ़ी हो चुकी हैं। उन्होंने कारोबारी और आम लोगों से तबादला ख्याल करते हुए कब्जा करने वाले माफिया अनासी से सख्ती से निपटने की हिदायत जारी की है। योगी ने हफ्ते को आला अफसरान की टीम के साथ मीटिंग में कहा कि गैर कानूनी टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड वगैरह को फौरन खत्म कराया जाए। ऐसे स्टैंड पर गैर कानूनी उसूरी और माफिया या मुजरिमाना शबिया वाले अफराद मुलविस होते हैं। उनकी शिनाख्त कर बिला किसी ताकीद सख्त कार्रवाई की जाए। पार्किंग की मुस्तकिल जगह को यकीनी बनाया जाए। लोकतंत्र में हमने जनता को जनार्दन का स्वरूप माना है। हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है और मैंने इस बात को देखा है। मैं 1998 से सक्रिय रूप से सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूं। एक सांसद के रूप में विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधान परिषद सदस्य के रूप में, और इस 18वीं विधानसभा में मैं भी आपकी तरह एक नए सदस्य के रूप में आपके बीच में आया हूं। तो स्वाभाविक रूप से एक विधायक के रूप में भी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक जनप्रतिनिधि अपना जीवन जितना व्यवहारिक बना ले, जनता के साथ उसका संवाद जितना अच्छा होगा, साथ साथ वह जिस मजबूती के साथ ईमानदारी पूर्वक जनता की समस्या के लिए प्रयास प्रारंभ करेगा, जनता की अपेक्षाओं पर वह उतना ही खरा उतरता हुआ दिखाई देगा। नकारात्मकता किसी जनप्रतिनिधि को कभी आगे नहीं बढ़ा सकती, कभी नहीं। मैंने हमेशा देखा है, मैं इस चुनाव में भी देख रहा था। एक मानस सदस्य थे, वो छोटी छोटी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन करते थे, जाम करते थे। विकास की कोई योजना आती थी तो भी धरना प्रदर्शन शुरू होता था। और मैं इस चुनाव में जब रिजल्ट इस दिन आ रहे थे, मैंने कहा यार उस विधानसभा का थोड़ा रिजल्ट दिखाओ। पता लगा वो 4थे नंबर पर थे। आप देख सकते हैं जनता कितनी जागरूक है, उसे मालूम है लोकतंत्र में जनता को जनार्दन का स्वरूप वैसे ही नहीं माना गया है। उसे एक एक गतिविधि की जानकारी होती है, और गतिविधि की जानकारी किस रूप में होती है। विधानसभा की हमारी कार्रवाई चल रही है, हम में से ज्यादातर लोगों में होड़ क्या लगती है कि हम जिस रूप में अपनी बात को कह दें, बस एक बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की 31वीं बरसी के मौके पर कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दिल्ली में उनकी आखिरी आरामगाह वीरभूमि पहुंचकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। राजीव गांधी की बरसी के मौके पर कांग्रेस के साबिक सदर और राहुल गांधी ने अपने वालिद को याद किया और उन्होंने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने अपने वालिद और साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक दूरअंदेश रहनुमा थे और उन्होंने जदीद हिंदुस्तान की मजबूत बुनियाद रखी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मेरे वालिद एक दूरअंदेश लीडर थे जिनकी पॉलिसियों ने जदीद हिंदुस्तान की तश्कील में मदद की। वो एक नरम दिल और मेहरबान शख्स थे और मेरे और प्रियंका के लिए एक ऐसे शानदार वालिद थे जिन्होंने हमें माफ़ी और हमदर्दी की अहमियत सिखाई। मुझे उनकी बहुत याद आती है और हम दोनों ने जो वक्त गुजारा इसमें बहुत याद करता हूं। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें राजीव गांधी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कौम की मजबूती के लिए अपने अहम ख्यालात को आवाम के दरमियान रखते हुए नजर आ रहे हैं। India is an old country but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work and the collective determination of our people. This is what really helped my father. I could see this process taking place where he would go and meet people, get into their details, understand their details and look at the big picture. राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की थी, टेलीकम्युनिकेशंस की बात की थी, पंचायती राज की बात की थी, महिलाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने की बात की थी। बहुत बड़े सपने थे। कांग्रेस पार्टी ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया, आम जनता को, गरीब जनता को शक्ति दी, सत्ता में आवाज दी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे हैं। जुमे के रोज उन्होंने बीजेपी पर शदीद हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले जैसा हिंदुस्तान हासिल करना चाहती थी और उसके लिए जद्दोजहद कर रही है, जबकि बीजेपी और उसके कायदीन उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने चीन के हवाले से भी मरकजी हुकूमत पर तनकीद की। राहुल ने अपने बयान में कहा कि हमारी पार्टी पहले जैसा हिंदुस्तान हासिल करने की कोशिश कर रही है, बीजेपी आवाम की आवाज को दबाती है, जबकि हम आवाम की आवाज सुनने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है कि इदारों पर हमले हो रहे हैं जिन्होंने मुल्क तामीर किया, उन पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। दिल्ली की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होने वाले इस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के अलावा सीताराम येचुरी, सलमान खुर्शीद, तेजस्वी यादव, महुआ मित्रा और मनोज झा समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतअद्दिद कायदीन ने भी शिरकत की। From 1990 to around 2012, we had a successful vision for our country. It was working. And I remember once going to Prime Minister in 2012 and saying to Manmohan Singh ji, Manmohan Singh ji, what's happened? Because I could sense that something had gone, something was not working. And I remember him sitting on the chair there saying to me, Rahul, the levers that used to work are not working anymore. Something has happened. The levers that were working 1 year ago, 2 years ago, they're just not working anymore. And we've entered some sort of a new space. Problem is, Narendra Modi ji attempted to stretch that vision of India economically. And of course, he's got a different religious, different vision, a non-economic, different social vision, a different vision, but he tried to stretch that economic vision. It's a dead vision. It's not going to take us anywhere. Right? And the single biggest reason for that is that essentially the United States, right, had free reign in those years. So we were essentially partner of the superpower, and that gave us a tremendous tailwind. The United States today has a competitor. The United States today does not have an open field in front of it. Right? So that has completely changed. And we have to think about that change. So trying to force the same idea that we were running in 1990 or 1910 to 2010 is not going to work. And that's where India is today. So the task for the opposition
is really to give a new vision to the people of India. It's an economic vision. Of course, part of it is that conversation. If we don't start that conversation, no vision is possible. India is not going to accept a vision that is forced down their throat. From 1990 to around 2012, we had a नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि इंसानियत को हर किस्म की दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अहद लेना चाहिए। हफ्ते को इंसदाद दहशतगर्दी के दिन के मौके पर जारी एक पैगाम में वेंकैया नायडू ने कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन और इंसानियत के लिए एक संगीन खतरा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में बेशुमार बेगुनाह अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज यौम इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर मैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। एक शहरी होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम इर्द गिर्द होने वाली सरगर्मियों से चौकन्ना रहें, माशरे में कौमी यकजहती और भाईचारे के जज्बे को मजबूत करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 2323 नए केसेस की तस्दीक हुई है। इसके साथ ही इस वबा से मजीद 25 अफराद के जाँ बाक होने से मरने वालों की तादाद 5,24,348 हो गई है। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन के 2323 नए केसेस सामने आने के साथ ही मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,31,34,145 हो गई। इस अरसे के दौरान एक्टिव केसेस में 48 की कमी आई, जिसके साथ ही अब इनकी तादाद कम होकर 14,996 हो गई है। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि 11 ममालिक में मंकी पॉक्स के तकरीबन 80 केसेस की तस्दीक की जा चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इदारे ने खबरदार किया है कि केसेस में मजीद इजाफे का खदशा है। WHO का कहना है कि किसी मुल्क का नाम लिए बगैर मजीद 50 मुश्तबा केसेस की तहकीकात की जा रही है। इससे कबल इटली, स्वीडन, स्पेन, पोर्चुगल, अमेरिका, कनाडा और बरतानिया में इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी, जहां पहला यूरोपीय केस रिपोर्ट हुआ था। मंकी पॉक्स वसती और मगरबी अफ्रीका के दूरदराज इलाकों में पाए जाने वाली बीमारी है। ये मुतअद्दी बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन का खतरा सिर्फ उस वक्त रहता है जब किसी मुतासरा मरीज से बहुत करीबी रब्ता हो। मंकी पॉक्स से मुतासरा मरीज को बहुत हल्का बुखार होता है और ज़्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। कुछ बड़ी अलामत में बुखार, जिस्म में दर्द, सर दर्द, जिस्म में सूजन, थकावट और छाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंकी पॉक्स के कुछ केसेस बरतानिया, पोर्चुगल, स्पेन, स्वीडन और अमेरिका से भी रिपोर्ट हुए हैं। हिंदुस्तान की स्टार शटलर पीवी सिंधु को थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में चीन की चिन युफी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक में तलाई तमगा जीतने वाली युफी ने यहां हफ्ते को हुए मुकाबले में सिंधु को सीधे सेटों में 17-21, 16-21 से शिकस्त दी। पहले गेम में अच्छी शुरुआत करने के बाद सिंधु आहिस्ता आहिस्ता मैच से बाहर होती रही। शाम के दारुल-हुकूमत दिमिश्क को निशाना बनाने वाले इसराइली रॉकेट हमले में कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए। ताहम ज्यादातर मिसाइलों को फिजाई दिफाई निजाम ने मार गिराया। ये इतला शामी वजारत दिफा ने दी है। शाम में हुकूमत के हामी टीवी चैनल अल अखबारिया ने बताया कि शामी फिजाइया दिफा दिमिश्क के इलाके में दुश्मन के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि जुमे को तकरीबन 11:01 पर इसराइल ने दिमिश्क की जानिब के जुनूब में बाज़ मकामात पर शाम के ज़ेर कब्जे गोलान से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से हमला किया। शाम की वजारत दिफा ने एक बयान में कहा कि हमारे फिजाई दिफाई निज़ाम ने इसका जवाब दिया और बेशतर मिसाइलों को मार गिराया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।